हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के अंदर हमने यूनिट स्टार्ट की थी बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स, यानी कि कोई भी अगर बीम है तो उसके अंदर बेंडिंग स्ट्रेसेस कैसे आते हैं और इसके लिए क्या फार्मूला होता है, कौन से फार्मूला से हम बेंडिंग स्ट्रेसेस को निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिक हम यहाँ से कवर कर चुके थे कि बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होता है, और फिर बेंडिंग स्ट्रेसेस की एक इक्वेशन होती है कि कैसे हम डेरिवेशन करते हैं, उसमें क्या क्या एजम्पशंस लेते हैं। तो हमने ये सब कुछ कवर कर लिया था। तो देखो, एजम्पशन सिंपल बेंडिंग में ये हम कवर कर चुके थे, और इस बेसिक डायग्राम के लिए हमने बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन फाइंड की थी। दिखा रखा है कि बिफोर बेंडिंग बीम कैसा दिखता है और बेंडिंग होने के बाद बीम कैसे हो जाता है। देखो, यहाँ तक ये जो इक्वेशन है m/i इज इक्वल्स टू E/r इज इक्वल्स टू सिग्मा/y, यहाँ तक हम बेंडिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके थे। तो इसके अंदर m है बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, सिग्मा है बेंडिंग स्ट्रेस इन अ फाइबर लोकेटेड एट डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, और y है डिस्टेंस ऑफ फाइबर अंडर कंसिडरेशन फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, E होता है यंग्स मॉड्यूलस, R होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो m i सिग्मा, ये तीन चीज़ तो क्लियर ही है। और y क्या है? y होता है डिस्टेंस ऑफ द फाइबर अंडर कंसिडरेशन फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस, हमको पता है कि न्यूट्रल एक्सिस ऐसी एक्सिस होती है जिस पर कोई भी स्ट्रेस नहीं लग रहा है, ना तो कंप्रेशन और ना ही टेंशन। तो उस एक्सिस को हम बोल रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस। अब हमें जिस भी पॉइंट पर स्ट्रेस फाइंड करने हैं तो न्यूट्रल एक्सिस से उसका डिस्टेंस, फिक्स न्यूट्रल एक्सिस हमें पता है कहाँ पर है, बिल्कुल सेंटर में होगी। और उस न्यूट्रल एक्सिस से जिस सेंटर पॉइंट का हमें पता करना है कि किस पॉइंट पर, सपोज एक ए पॉइंट है 20 mm ऊपर उससे, तो हमें न्यूट्रल एक्सिस से 20 mm ऊपर का दूसरा पॉइंट लेना है। वहाँ पर हमें वाई डिस्टेंस पर फाइंड करना है कितना स्ट्रेस आ रहा है। तो ये जो वाई डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ फाइबर अंडर कंसिडरेशन फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, और इस डिस्टेंस को हम वाई बोलते हैं। ई होता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल, ये हमने पढ़ ही लिया है। और आर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे बीम की बेंडिंग हुई थी, तो बीम की बेंडिंग में हमने पढ़ा था कि एक सर्कल को अगर हम देखें तो सर्कल का छोटा सा पार्ट लगता है बीम। तो अब अगर जो भी सर्कल बन रहा है बेंडिंग के बाद, तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा उसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आर को बोल रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बेंट बीम। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ तक हमें सारी बातें क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन मॉड्यूलस। सेक्शन मॉड्यूलस क्या होता है ये समझते हैं। देखो, सेक्शन मॉड्यूलस ना बेसिकली रेशो होता है। अब किस चीज़ का रेशो है? द मैक्सिमम टेंसाइल एंड compressive stresses in the beam occur at points located farthest from the neutral axis। कहने का मतलब ये है कि जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस होते हैं या फिर मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस होते हैं, अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक बीम होता है, तो उस बीम पर हम जब लोड लगाते हैं तो बीम बेंड हो जाता है, बीम मुड़ जाता है। बीम मुड़ने पर क्या होता है? जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कंप्रेशन में चला जाता है, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो टेंशन में आ जाता है। तो किसी भी बीम पर अगर फोर्स लगती है तो फोर्स लगने के बाद जो ऊपर वाले पार्टिकल है सब कंप्रेशन हो जाता है, वहाँ पर संपीड़न हो जाता है, और नीचे तनाव आ जाता है, पार्टिकल्स खिंच जाते हैं। तो अब एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर मैक्सिमम टेंशन आ जाती है, और अगर हम कंप्रेशन की बात करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर कंप्रेशन आ जाता है। तो कंप्रेशन और टेंशन अलग अलग पॉइंट्स पर आ जाता है। तो अब हमें
मैक्सिमम टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस निकालने हैं बीम के अंदर, जो कि न्यूट्रल एक्सिस से फारदेस्ट पॉइंट पर है। यानी कि ये जो पॉइंट है, अगर हम बात कर रहे हैं कंप्रेशन की, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर अगर हम कोई भी बीम है उसके जस्ट सेंटर पर लोड लगाते हैं, बिल्कुल सेंटर में हमने लोड लगाया, तो जैसे ही बीम बेंड होगा तो बीम बेंड होने में न्यूट्रल एक्सिस बिल्कुल बीच में रहेगी। न्यूट्रल एक्सिस अब बिल्कुल बीच में है, तो इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पर आएगा कंप्रेशन, और जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पर आएगा टेंशन। ज़्यादातर ऐसे ही होता है। अगर केस कैंटिलीवर का है, कैंटिलीवर के बारे में हम जानते ही हैं कि कैंटिलीवर किस बीम को हम बोलते हैं, तो अगर कैंटिलीवर बीम है तो केस अलग हो जाएगा। लेकिन अगर सिंपल केस है तो सिंपल केस में ज़्यादातर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन आता है और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन आती है। ठीक बात है, बिल्कुल। अब ऊपर कंप्रेशन आ रहा है तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेशन आ रहा होगा, तो उस पॉइंट की डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, नीचे तो टेंशन आ रही है, तो हमने कंप्रेशन के लिए तो फाइंड कर लिया। अब टेंशन के लिए कैसे होगा? टेंशन जो भी नीचे वाला पॉइंट है, यानी कि जो बीम टेंशन में न्यूट्रल एक्सिस से नीचे जितना भी पोर्शन है वो टेंशन में है। अगर दिक्कत हो रही डायग्राम से समझ लेते हैं दोबारा। देखो ये बीम है हमारे पास, इस बीम पर जब फोर्स लगती है, बीम मुड़ रहा है तो टेंशन और कंप्रेशन आ रही है, बीम बेंड हो गया, यहाँ पर मूवमेंट लगा है, मूवमेंट लगने से बीम बेंड हो रहा है। तो आप देख सकते हो जो ऊपर वाला पोर्शन है एच डैश जी डैश, वहाँ पर टेंशन है, और जो ई डैश एफ डैश है वहाँ पर कंप्रेशन होगा। यहाँ पर अपने मूवमेंट्स लगा रखे हैं। तो इस टाइप से शुरुआत में कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब बेंडिंग हो जाती है तो टेंशन और कंप्रेशन हो जाता है, जैसे यहाँ पर डायग्राम में गिवन है। देखो डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ से ऊपर लिखा है कंप्रेशन, नीचे लिखा है टेंशन। तो अब एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कंप्रेशन की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, और अगर हम टेंशन की बात करें तो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे अगर हम जाएं तो पूरा एरिया टेंशन वाला है। तो इस टेंशन में हम देखते हैं कि टेंशन किस पॉइंट पर मैक्सिमम आ रही है, तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं टेंशन वाला पॉइंट। तो कंप्रेशन और टेंशन यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। सेक्शन मॉड्यूलस हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ से हमें पहली बात समझ में आ गई है कि मैक्सिमम टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस बीम के अंदर आ सकते हैं ऐसे पॉइंट पर जो सबसे दूर है न्यूट्रल एक्सिस से। अब हम इसको डिनोट कर लेते हैं y1 और y2 से। y1 मान लेते हैं कि जिस पे मैक्सिमम टेंशन आ रही है, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस y1 है, और दूसरा पॉइंट जिस पर मैक्सिमम कंप्रेशन है वो है पॉइंट न्यूट्रल एक्सिस से y2 डिस्टेंस पर। तो y1 y2 डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस से। Let us denote y1 and y2 as the distance from neutral axis to the extreme fiber at the top and the bottom of the beam। तो टॉप तक y1 हो गया न्यूट्रल एक्सिस से, और बॉटम तक हो गया y2। तो मैक्सिमम बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेसेस कैसे आ जाते हैं इसे? देखो इक्वेशन दिख रही है आपको, सिग्मा से शो करते हैं। सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल्स टू होता है एम अपॉन आई। ये हमने इक्वेशन में देखा। देखो इक्वेशन अगर रिपीट करनी हो, देखो इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि एम अपॉन आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन वाई, ये इक्वेशन होती है। तो हमने फिलहाल ई अपॉन आर को हटा दिया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी? एम अपॉन आई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन वाई। अब यहाँ से हमें सिग्मा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिग्मा की वैल्यू कैसे आएगी? m इंटू वाई अपॉन आई। तो m इंटू वाई अपॉन आई करेंगे तो सेक्शन मॉड्यूलस के लिए देखो सिग्मा इज इक्वल्स टू m इंटू वाई अपॉन आई। अब क्या किया हमने, इसमें m के साथ था y, तो हमने i अपॉन y कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि m अपॉन 1 और i अपॉन y1। वापस से सॉल्व करेंगे तो m y अपॉन आई आ जाएगा। फिलहाल हमने y1 को क्या किया, i के नीचे रख दिया, तो ये बन गया
एम अपॉन जेड आई अपॉन वाई। तो सिग्मा क्या है यहाँ पर, सिग्मा है बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस टॉप मोस्ट लेयर में, जो बिल्कुल टॉप की लेयर है तो उसके अंदर कितना कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहे हैं, ये सिग्मा BC से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली ये तो कंप्रेशन के लिए, सिमिलरली सिग्मा इज इक्वल्स टू My2 अपॉन आई इज इक्वल्स टू M अपॉन आई अपॉन Y2 इज इक्वल्स टू M अपॉन ZB। तो ये क्या है, सिग्मा इज बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस इन टॉप मोस्ट लेयर, तो ये यहाँ पे टॉप मोस्ट लेयर के लिए आ गया, क्योंकि हमने अलग अलग डिस्टेंस मानी थी y1 और y2। तो My1 अपॉन I1 इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं M अपॉन Z1 से, और My2 अपॉन I इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे M अपॉन ZB से। अब यहाँ पर जो Z है, इस Z को हम सेक्शन मॉड्यूलस बोलते हैं, Z को बोलते हैं सेक्शन मॉड्यूलस। अभी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा इसका, आगे जब हम सेक्शन मॉड्यूलस पढ़ेंगे फिगर के लिए तब आपको सेक्शन मॉड्यूलस क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के थ्रू, इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो हमारे पास Z आया है, इस Z को हम बोलते हैं सेक्शन मॉड्यूलस। तो यहाँ पर ZT और ZB को हम सेक्शन मॉड्यूलाई बोल रहे हैं ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड दे हैव डायमेंशंस of length to the third power mm cube if the cross section is symmetrical like rectangular or square section। अगर हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन है वो सिमेट्रिकल है, यानी कि जैसा लेफ्ट में है वैसे ही राइट में है, जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे है, अगर इस टाइप का सेक्शन है तो सिमेट्रिकल सेक्शन है, तो क्या होगा, Z इक्वल हो जाएगा ZT इज इक्वल टू ZB इज इक्वल टू ZC, और कंबाइन हम यहाँ से सेक्शन मॉड्यूलस निकाल सकते हैं और Z को हम बोलते हैं सेक्शन मॉड्यूलस। अब हम पढ़ते हैं कि सेक्शन मॉड्यूलस क्या होता है, प्रॉपर डेफिनेशन। यहाँ हमने देखा था कि कैसे हम इस इक्वेशन से सेक्शन मॉड्यूलस को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, आप देखते हैं सेक्शन मॉड्यूलस क्या होता है, पढ़ते हैं सेक्शन मॉड्यूलस के बारे में। देखो सेक्शन मॉड्यूलस होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेक्टेंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द सेक्शन ऑफ डिस्टेंस ऑफ द रिमोट लेयर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर हम बोलें तो सेक्शन मॉड्यूलस रेशो होता है। किस किस का रेशो होता है, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब हम डिवाइड कर देते हैं न्यूट्रल एक्सिस से, जो भी ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेशन आ रहा है या मैक्सिमम टेंशन आ रही है, उस पॉइंट से मतलब उस डिस्टेंस से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिवाइड कर देते हैं, तो जो हमें वैल्यू मिलती है हम इसको बोलते हैं सेक्शन मॉड्यूलस। द जनरल एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग स्ट्रेस रिड्यूसेस टू, तो अब जनरल एक्सप्रेशन क्या आ जाता है स्ट्रेसेस के लिए, सिग्मा इज इक्वल्स टू M अपॉन Z, सिग्मा इज इक्वल्स टू M अपॉन Z। It is seen from the above expression that for a given bending moment, it is in the best interest of the designer of the beam to picture high value of section modulus so as to minimize bending stress। अब देखो सिग्मा इज इक्वल्स टू M अपॉन Z है, हम चाहते हैं स्ट्रेसेस कम आए, तो स्ट्रेस कम कैसे आएंगे, स्ट्रेस कम आएंगे जब Z की वैल्यू कम होगी। अब देखो Z इज इक्वल्स टू है M अपॉन Z, सबसे ऊपर जो डेरिवेशन है वहीं पर देखो फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला में लिखा है सिग्मा इज इक्वल्स टू M अपॉन Z। M है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा है बेंडिंग स्ट्रेसेस और Z है सेक्शन मॉड्यूलस। तो यहाँ से हम देख रहे हैं Z सेक्शन मॉड्यूलस है, तो सेक्शन मॉड्यूलस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही कम स्ट्रेस की वैल्यू होगी, उतनी ही कम सिग्मा की वैल्यू होगी। किसी चीज़ को आप सपोज 1 को डिवाइड कर रहे हो 2 से और एक बार 1 को डिवाइड कर रहे हो 4 से, तो बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी 1/2, 1/4 वाली छोटी आएगी। तो अगर हमें चाहिए कि हम स्ट्रेसेस बहुत कम आए हमारे बिल्डिंग के अंदर, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो सेक्शन मॉड्यूलस है उसको बढ़ा देना चाहिए। सेक्शन मॉड्यूलस को बढ़ा देंगे तो स्ट्रेसेस कम आएंगे। खैर ये बात हम डिज़ाइनिंग में भी पढ़ेंगे, फ़िलहाल आपके फॉर्मूला में आया था तो मैंने आपको बता दिया। तो अब यहाँ से सेक्शन मॉड्यूलस के बारे में जो बेसिक है वो यहाँ से आप रीड कर लो, सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ और फॉर्मूला।
यहाँ से आपने सेक्शन मॉडुलस के बारे में पढ़ लिया। अगला देखते हैं। देखो अब हम फाइंड कर रहे हैं सेक्शन मॉडुलस। तो एक्सप्रेशन फॉर सेक्शन मॉडुलस ऑफ वेरियस स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन आर डिराइव्ड बिलो। तो अलग अलग जो फिगर है उनके लिए सेक्शन मॉडुलस हम कैसे फाइंड कर रहे हैं। तो देखो सेक्शन मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास रेक्टेंगुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन में देखो बी दी है विड्थ और डी दे रखी है डेप्थ। सेंटर हम मानते हैं कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो सेंटर है, जो बिल्कुल सेंटर है डी का, वहाँ से न्यूट्रल एक्सिस पास हो रही है, वहाँ से क्रॉस कर रही है, तो न्यूट्रल एक्सिस से हमने सेंटर पॉइंट मान लिया। अब न्यूट्रल एक्सिस के की वजह से जो वाई डिस्टेंस है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, d/2 और t/2। तो अब देखते हैं सेक्शन मॉडुलस हम कैसे फाइंड करेंगे। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ विड्थ b एंड डेप्थ d। तो जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है हमारे पास सबसे पहली फिगर में, तो b इसकी विड्थ है और d इसकी डेप्थ है। तो अब इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा है, फॉर्मूला होता है b/d³/12, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस जिस डायमेंशन को काटती है उसका हम क्यूब कर देते हैं। तो d को काट रही है ना, तो d का क्यूब कर देंगे, तो b इंटू डी का क्यूब अपॉन 12। तो यहाँ से I की वैल्यू आ गई 1/12 b/d³। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है b/d³/12। अब y मैक्सिमम होता है कि जो टॉप मोस्ट फाइबर है सेंट्रल से न्यूट्रल एक्सिस से उसकी कितनी डिस्टेंस है, कितनी दूरी है। तो यहाँ पर मैक्सिमम दूरी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम d/2 हो सकती है। d/2 से बाहर जाएंगे तो सेक्शन ही खत्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो दूरी हो सकती है वो हो सकती है d/2। तो y max इज इक्वल्स टू d/2। तो अब z होता है सेक्शन मॉडुलस। हमने सिंपल से पढ़ा है कि सेक्शन मॉडुलस होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन y, I/y। तो I की वैल्यू हमने निकाल ली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल के लिए होता है b/d³/12। तो यहाँ से हमने I की वैल्यू फाइंड कर ली। इसके बाद y max d/2 की वैल्यू फाइंड कर ली। इसमें सॉल्व कर लेंगे, d से d कैंसिल हो रहा है, 12 और 2 को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 1/6 bd²। 1/6 bd²। इतनी बात समझ में आई यहाँ से। अगर आपको ब्लर हो रहा हो तो इसमें आप क्वालिटी हाई करके देख लेना, क्योंकि मेरी स्क्रीन पर ये क्लियर आ रहा है अभी। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए आप यहाँ से फर्स्ट देख लो। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हम सेक्शन मॉडुलस को कैसे निकालते हैं। सेक्शन मॉडुलस सिंपल सा फॉर्मूला I/y। I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और y होती है डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से लेके टॉप फाइबर तक की। चलो ये क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारे पास हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का। फर्स्ट क्लियर है। सेकंड देख रहे हैं हम हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। हॉलो का मतलब है जैसे खिड़की का फ्रेम है, तो वो हॉलो सेक्शन है, बीच में से कुछ भी नहीं है। अभी हमने जाली नहीं लगवाई, नेट नहीं लगवाया, तो खाली बीच का स्पेस खाली है, सिर्फ हमारे पास बाउंड्री है। तो जो ऐसा सेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं हॉलो सेक्शन। तो हॉलो सेक्शन के लिए कैसे होता है, हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन विथ सिमेट्रिकली प्लेस्ड ओपनिंग। अब इसकी डायमेंशन क्या है, b विड्थ है, d डेप्थ है आउटर वाली, और जो अंदर वाली डायमेंशन है स्मॉल b उसकी विड्थ है और स्मॉल d उसकी डेप्थ है। तो कैपिटल B कैपिटल D है बाहर वाली डायमेंशन और स्मॉल b और स्मॉल d है अंदर वाली डायमेंशन। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
रेक्टेंगल के लिए हमने पढ़ रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है BD³/12। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, BD³/12। अब कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे? कॉन्सेप्ट लगाएंगे ऐसे कि जो बड़े वाला रेक्टेंगल है जिसकी डायमेंशन है कैपिटल B और कैपिटल D, इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर देंगे। एक वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, अब बीच वाला पोर्शन तो खाली है लेकिन इसके अंदर तो वो भी आ गया, तो हमें वो हटाना है। तो जो स्मॉल b और स्मॉल d अंदर वाले पोर्शन है, इनकी डायमेंशन, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम बड़े वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से माइनस कर देंगे। तो बड़े वाले सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD³/12 और जो अंदर वाला सेक्शन है माइनस कर देंगे छोटे वाला सेक्शन स्मॉल b स्मॉल d का क्यूब/12। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो I = BD³/12 माइनस स्मॉल b स्मॉल d का क्यूब/12। 1/12 बाहर ले लेंगे, ये कॉमन है और अंदर बचेगा BD³ माइनस स्मॉल BD³। अब यहाँ से हम देख सकते हैं y मैक्सिमम यानी कि जो सेंटर में डिस्टेंस है, देखो फिगर में आप देखो यहाँ पे ये जो फिगर है, तो इस फिगर के अंदर जो सेंटर है न्यूट्रल एक्सिस पूरे रेक्टेंगल का जितना सेंटर वाला है, सपोज इसकी जो डेप्थ है वो 10 मीटर है, मान लिया हमने कि 10 मीटर है, तो एग्जैक्ट सेंटर में 5 मीटर ऊपर से और 5 मीटर नीचे से, तो जो पॉइंट होगा, जो लाइन होगी उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि फिगर सिमेट्रिकल है। तो अब सेंटर पॉइंट न्यूट्रल एक्सिस जो है वहाँ से लेके टॉप की डिस्टेंस कितनी हो सकती है, D/2। तो y मैक्सिमम = D/2। y मैक्सिमम की वैल्यू है D/2। तो यहाँ से हम y मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए I = BD³/12 माइनस BD³/12। y डिस्टेंस आ गई है कैपिटल D/2 और z होता है सेक्शन मॉड्यूलस। तो हम सेक्शन मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे? सेक्शन मॉड्यूलस का फॉर्मूला है I/y। I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वैल्यू हमने फाइंड कर लिया पहले से ही, और y की वैल्यू है D/2। तो यहाँ से हम D/2 y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से z आ जाएगा सेक्शन मॉड्यूलस। बात बिल्कुल क्लियर है। फिगर भी है आपके पास, फिगर चाहो तो आप जूम करके देख लो दोबारा से। ये फिगर है, फिगर को नोट कर लेना। और ये साइड में डेरिवेशन, इसको भी नोट कर लेना। सिंपल सा BD³/12 जो फॉर्मूला होता है, बस हमने वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है और हमें सेक्शन मॉड्यूलस मिल गया है। इसको आप यहाँ से देख लो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। दो सेक्शन हमने कवर कर लिए, एक तो रेक्टेंगल सेक्शन और दूसरा हॉलो रेक्टेंगल सेक्शन। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सर्कुलर सेक्शन ऑफ डायमीटर D। तो सर्कुलर सेक्शन के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर देखो पूरा जो सर्कल है, तो इस सर्कल का डायमीटर है D। अब y जो इसका सेंटर होगा, बिल्कुल सर्कल का जो सेंटर होगा वो हम मान लेंगे कि वो न्यूट्रल एक्सिस है। तो न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल सेंटर में, एक सेंटर पॉइंट हो गया। तो इस सेंटर पॉइंट से टॉप या बॉटम के डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो बिल्कुल हाफ आएगी,
डायमीटर के, क्योंकि रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो ये जो रेडियस की वैल्यू होगी वही वाई की वैल्यू है यहाँ पर। तो सर्कुलर सेक्शन के लिए फाइंड कर रहे हैं। देखो आई हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर सेक्शन के लिए कितना होता है। तो सर्कुलर सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पाई डी की पावर 4/64, पाई डी की पावर 4/64। डी है टोटल डायमीटर और पाई की वैल्यू 3.14 हमें पता ही है, तो हम यहाँ से सेक्शन मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू भी पता है। y की वैल्यू है हमारे पास d/2, तो z होता है i/y, तो z में i की वैल्यू डालेंगे, पाई डी की पावर 4/64 और y मैक्स की वैल्यू होगी d/2। यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू, तो सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी πd³/32। और ये किसके लिए? ये है सर्कुलर सेक्शन के लिए। इसको आप रीड कर लो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास हॉलो सर्कुलर सेक्शन, यानी कि जैसे रिंग होती है, तो रिंग में एक आउटर डायमीटर होता है, अंदर वाला डायमीटर होता है, और उसके बीच में कुछ भी नहीं होता, खाली होता है। तो जैसे रिंग अंगूठी होती है, तो वैसे सेक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल वही चीज़ जो हमने हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए किया था। बाहर वाले पूरे डायमेंशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे, और जो अंदर वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको उसमें से माइनस कर देंगे। तो फिगर आप देखो, लास्ट फिगर यहाँ पर, ये वाली फिगर। तो इस फिगर के अंदर आप देख रहे हो जो पूरा सर्कल है बड़े वाला, उसका डायमीटर है कैपिटल डी, और जो अंदर वाला डायमीटर है उसका है स्मॉल डी। तो हमें वैल्यू पता ही है आई की वैल्यू होती है π/64 d⁴। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे। जो बाहर वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें से अंदर वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया को माइनस कर देंगे। तो π/64 d⁴ माइनस π/64 d⁴, स्मॉल डी। अब π/64 दोनों में है, तो इसको कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया π/64, और ब्रैकेट में आ गया कैपिटल D⁴ माइनस स्मॉल D⁴। और यहाँ पर हम मैक्सिमम फाइबर डिस्टेंस जानते ही हैं, एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस कितना होगा, d/2, बिल्कुल जो डायमीटर होगा उसका हाफ बिल्कुल, तो डिस्टेंस हो जाएगा d/2। तो z सेक्शन मॉडुलस यहाँ से कितना होगा, सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू आएगी i/y। तो i की वैल्यू हमारे पास π/64 d⁴ माइनस स्मॉल d⁴, और डिवाइड कर देंगे इसको d/2 से, तो वैल्यू आ जाएगी π/32 कैपिटल D⁴ माइनस स्मॉल d⁴ अपॉन d। तो यहाँ से इस फिगर के लिए भी क्लियर है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हमने 4 फिगर के लिए सेक्शन मॉडुलस डिस्कस किया है। पहली फिगर सिंपल रेक्टेंगल था, उसके बाद हॉलो रेक्टेंगल था, और हॉलो रेक्टेंगल के बाद एक सर्कल है, और उसके बाद हॉलो सर्कल है। तो हमने ये 4 फिगर के लिए सेक्शन मॉडुलस पढ़ा है, और सेक्शन मॉडुलस का डेफिनेशन देखिए i/y। तो सेक्शन मॉडुलस यहाँ से कंप्लीट है। थैंक यू।